नाज़रीन, हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं। और आपको पता है कि सैटरडे संडे हम इस वक्त आपके साथ होते हैं और आज थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू लेके आए। कल हमारी मुलाकात हुई, फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन है मीरा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात की जो वजह बने वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थोड़ी देर में उनका तारुफ़ करवाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी मीरा के बारे में बात करना चाहूँगी कि वो अपनी ईद पर रिलीज़ होने वाली मूवी है साइको, उसकी प्रमोशन के लिए आई हुई थी और बहुत सारे सहाफ़ी उनके साथ डिनर पर जमा थे। अब साइको का जब हो रही थी बन रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्हें यह बन चुकी तो वो किरदार में इतना गुम हुई कि उन्हें न्यूयॉर्क साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ा। एक तो पाकिस्तान में भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, दिखाया कि कोई भी बड़ी फ़नकारा अपने किरदार में गुम हो जाती है। अब मुझे याद आ रही थी रूही बानो, और फिर मुझे टीवी की फ़नकारा याद आ रही थी नादिया जमील, और फिर मैंने मीरा से मुलाकात हुई। ये वो तीनों बड़ी अदाकाराएँ हैं कि जो महज उछल कूद और ड्रामाबाजी से काम नहीं लेती, बल्कि इनके अंदर आर्ट और फ़न मौजूद है। ये बड़ी अदाकाराएँ हैं। तो अब अगर ये देखें तो इन पर जो तनकीद होती है वो इस कदर बेजा है और वो इतनी गलत है कि उर्दू बहुत अच्छा बोलती हैं और मीरा को चाहिए कि वो हमेशा उर्दू में बात करे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ज़ुबान उर्दू है। चाइना में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमेशा उर्दू बोलते हैं, ट्रांसलेटर साथ होता है। तो ये तो कोई ऐसी रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाए। फिर मीरा उम्र के उस हिस्से में जो बहुत खूबसूरत है कि एक बंदा कच्चे फ़न से निकल के एक फ़न की बुलंदी पर नज़र आता है। तो अब लिखारियों का ये फ़र्ज़ है कि उनके लिए वो किरदार लिखें कि जितनी बड़ी वो फ़नकारा है उनके लिए उस तरह के किरदार लिखे जाएँ। अगर हमारे यहाँ राइटर्स नहीं हैं, लिखारी अच्छे नहीं हैं, इस वक्त हमारे ड्रामों का भी बुरा हाल हो चुका हुआ है। हमारे पीटीवी वाले ड्रामे बहुत अच्छे होते थे, तो अगर लिखारी नहीं रहे तो उसमें मीरा का तो कसूर नहीं है। बड़ा किरदार, अच्छा किरदार उनके लिए लिखा जाना चाहिए। तो दूसरा लास्ट जो मुझे उनसे बात करनी है वो महेश भट्ट का हवाला देती हैं, क्योंकि वो इंडिया गई थी। इंडिया में बड़े अच्छे लोग हैं। मीरा का जो ज़हनी दबाव उससे भी निकलना चाहिए, बहुत अच्छी हमारी फ़नकारा। महेश भट्ट को उन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी वो कोई नंबर वन और कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी वाला प्रोड्यूसर या इस तरह का नहीं है। एक नॉर्मल सी फैमिली है जो कि जिनके बारे में तनकीद भी चलती है। तो अगर वो अपनी गुफ्तगू में भी और अपनी ज़ात में भी और सोच में भी महेश भट्ट को निकाल फेंके तो ये भी चीज़ उनके दबाव को कम करेगी। नाज़रीन, ये जो हमारी खूबसूरत मुलाकात हुई और आपने कुछ तस्वीर भी हमने अपने प्रोड्यूसर को दी थी, अगर उन्होंने दिखा दी हुई तो अब यह है कि हमारे साथ जो इस अच्छी तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया उसमें यूएसए से न्यूयॉर्क से जो हमारे आए हुए हैं मेहमान, वो फोर्थ पिलर के चेयरमैन हैं, जो कि यहाँ हमारे साथ हम उनकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। उसके बाद द विजिलेंट के नाम से न्यूज़पेपर भी उनका है। और ये जो फोर्थ पिलर है ये बहुत सारी जगहों पर बड़ा अहम काम कर रहा है। मैं समझती हूँ इस वक्त इसकी ज़रूरत भी है और ये साइको की प्रमोशन भी कर रहा है यही जो इदारा है। तो इस हवाले से मज़ीद बात तो वो ख़ुद करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगी, न्यूयॉर्क में होते हैं, सहाफ़ी हैं और प्रोडक्शन हाउस है और प्रोडक्शन के हवाले से बहुत सारा काम कर रहे हैं। फ़ारूक मिर्ज़ा हमारे साथ है। फ़ारूक मिर्ज़ा, आपको वेलकम। थैंक यू। हमारे साथ जो दूसरी मेहमान है, हमारे शो में पहले भी आ चुकी, प्रेसिडेंट हैं फोर्थ पिलर की और सहाफ़ी भी हैं, फ़रत फ़ातिमा हमारे साथ है। कल की तकरीब इन्होंने भी साथ ऑर्गेनाइज़ की। फ़रत, आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले यहीं से बात करेंगे कि ईद पर जब शोज़ होते हैं तो आपने देखा कि उसमें मूवीज़ का ज़िक्र आता है, मूवीज़ का अब नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ जो जितनी मूवीज़ ईद पर रिलीज़ होती हैं, तो ये कोई आपको नज़र आता है कि नए सिरे से फ़िल्म इंडस्ट्री बहाल हो रही है और लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं कि ईद पर फ़िल्म देखते हैं पहले की तरह? यकीनन एक ये जो ईद पे लोगों की एक्साइटमेंट होती है कि फ़िल्म फैमिली के साथ देखें, तो ये एक ट्रेंड जो है ना, ये गुज़श्ता 5-6 साल से आपने देखा कि ये कम हो गया था। अभी 2-3 साल से बढ़ गया है ये। फिर वो पंजाब के अंदर वो जो कल्चर है या केपी के का या पख्तून कल्चर दिखाते थे, उससे एक वायलेंस होती थी और बहुत सारे लोग मायूस हो गए। वही गंडासा और वही रवायती और लच्चर डांस, तो वो सिनेमा जो है वो बिल्कुल उजड़ गया। अब ये है कि बहुत सारी फ़िल्में बननी शुरू हो गई, ख़ुसूसी तौर पे कराची में बड़े ही टैलेंटेड यंग
बच्चे बच्चियाँ आए, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी उन्होंने इम्प्रेस किया और इस फिल्म इंडस्ट्री में पहली दफ़ा रेवेन्यू आया। और कुछ फिल्म स्टार्स भी हमारे थे, कुछ टीवी आर्टिस्ट भी साथ शामिल हो गए, और तो वो दोनों की मिल के दोबारा से ये आउटडोर शूटिंग्स होनी शुरू की। आपने ये फिल्म साइको का जिक्र किया। ये फिल्म साइको जो है ये बेसिकली ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। सलमान भट्ट साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, शान शायद उन्होंने डायरेक्ट की है। शान हमारा बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा टैलेंट है। तो ये इस फिल्म को बनाने से पहले सलमान भट्ट साहब जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने लाहौर में आके एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टूडियो बनाया। अच्छा, फिर वो अमेरिका से जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लेके आए, जिसमें कैमराज हैं, जिसमें शूटिंग इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं, और ख़ास तौर पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर लेके आए। फिर वो एक्सपर्टीज़ लाए। तब से उन्होंने ये एक साइकोलॉजिकल जो इम्पेक्ट है माइंड पे, इंसान किस तरह सोचता है, छोटी छोटी हमारी परेशानियां हैं, और अब ये बात मशहूर होने लगी है कि सारे ही साइको हैं। अच्छा जी अच्छा। वो जब ये फिल्म इन्होंने प्लान की है तो इन्होंने बाकायदा तौर पे पूरी टेक्नोलॉजिकल उन्होंने सपोर्ट ली और यहाँ आके बैठे। ओवरसीज को हम कहेंगे कि ओवरसीज हमारे लिए हमेशा से कीमती रहे हैं। हमारे मुश्किल दिनों में भी वो साथ आते हैं। तो अब जबकि हमारी सकाफत में फिल्म इंडस्ट्री ज़बू हाली का शिकार होकर बंद हो रही थी, तो उसमें आके खड़े हो जाना ये अच्छी बात। अच्छा, चूँकि मैं भी पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ और हमारा जो मेन बेस जो है फोर्थ पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग, ये हमारा एक रोल ऐसा समझ आया कि वी कैन बिल्ड पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है उसको रीशेप कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों को जोड़ सकते हैं। तो हमारे हवाले से काफ़ी अच्छा, इसके जो फोर्थ पिलर के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अगराज़ व मकासद आपके क्या हैं। ये बेसिकली जी ये बेसिकली हमने ये डिज़ाइन किया था प्रोजेक्ट के जो साफ़ियों की जो इस्तेदाद कार बढ़ाएँ और उनको ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ़र करें। तो हमने 2-3 यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएशन की और हमने एक बहुत ही एक मुख्तसर सा हमने एक ट्रेनिंग कोर्स जो है ना वो डिज़ाइन किया, जिसमें कंटेंट्स थे उसमें अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, फंडामेंटल्स इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अच्छा, फिर यह है कि साफ़ी की अखलाकी अक़दार क्या हैं और ये जर्नलिज्म जो है इसमें आना क्यों ज़रूरी है। फिर जिस तरह की रिपोर्टिंग रेप केसेस और बच्चियों के केसेस, बहुत ही एक वायलेंस हमने देखी कि एग्जैजरेटेड और अनवेरीफाइड कंटेंट्स जो हैं वो मार्केट हो रहे थे। इवन के एक जो एंकर है वो 5-5, 6-6 स्टोरियां फाइल कर रहा है और वो सारा एक प्लेजराइज्ड मटेरियल था। फिर हमने देखा कि जो एडिटोरियल बोर्ड है वो विक्टिम बन रहे हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, हुकूमतें और इस तरह करके पॉलिटिकल माइंडसेट। अच्छा, आपने वो उनको फीड, फारूक साहब आपने बड़ी गहरी नज़र रखी है, हमारी भी है और हम एग्री करते हैं ऐसी चीज़ों पर। तो इनको आप दुरुस्त करने के लिए क्या हुआ कि मीडिया डिवाइड हो गया। अब हम कहते हैं कि ये साफ़ी जो है ये फ़लानी पार्टी का है, ये साफ़ी फ़लानी, आप उनको पॉइंट आउट करते हैं और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हैं हम। तो फिर वो उन्हीं के हल्का में भी नज़र आते हैं। बल्कि ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे साफ़ी जो है उन्होंने माइक पकड़ लिया, जलसे जुलूसों में वो उनके बन गए। तो इस सिलसिले में हमने ये जो कोर्सेज शुरू किए, हमने ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब से शुरू किया। हमने जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको रजिस्टर किया और फिर हमने उनको ये कोर्स कराने के बाद उनका कैरिकुलम वो यूनिवर्सिटीज़ ने चेक किया। फिर हमने उनको ये कब कितना अर्सा पहले? ये अभी हमने ये शुरू किया था 15 में और अब तक हम तकरीबन 500 कोर्सेज पाकिस्तान में करा बैठे। अच्छा। ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। हमारा जो सिंध में मरकज़ हमारा दादू बना और फिर हमने ये जनूबी पंजाब में भी हमने जर्नलिस्ट को कोर्सेज करवाए। तो उसमें हमारे प्लेटफॉर्म से हमने जब उनका जो वर्क उसको डॉक्यूमेंट किया तो 10% जो है उनकी माइंडसेट को हमने देखा और उनके काम में देखा कि थोड़ा सा निखार आया है। लेकिन इससे ज़्यादा इस पर भी बात करेंगे आपसे। हम फरद को भी साथ गुफ्तगू में शामिल कर लें। फरद, कल आपने देखा कि एक अच्छा इकट्ठ था और वफाकी दारुल हुकूमत
सियासी सरगर्मियों का एक गढ़ रहता है और वो उसमें बंदा साइको ही होता रहता है, काफ़ी दबाव आता है ज़हन पर। तो आपने एक अलग से एक आर्टिस्ट को बुला के, जैसे फ़ारूक मिर्ज़ा साहब उसकी वजह बने, और फिर आपने गेट टुगेदर करके और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई। तो ये भी ज़रूरी है कि ये भी काम किए जाएँ, और अदब के बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फैज़ साहब, फराज साहब, कैसे कैसे दूर परवीन शाकिर सुना जाता था, मुनीर नियाज़ी बहुत याद आ रहे हैं। अदब और सकाफ़त के लिए ऐसे प्रोग्राम आपने अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्या समझती हैं कि इसको आइंदा भी किया करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मैम। इनफैक्ट अदब हमारी धरती के साथ जुड़ा हुआ है और सकाफ़त भी। फिर हम उसको प्रमोट करने के लिए अगर हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं तो उसको ज़रूर अडॉप्ट भी करना चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इकॉनमी का डिप्रेशन है, आफ्टर कोविड बहुत सारे हालात ख़राब हैं, बेरोज़गारी है और स्ट्रेस है ख़ास तौर पे, तो उसके लिए सबको कथारसिस की ज़रूरत है। और फीलिंग का कथारसिस तो ये हो गया कि जैसे देखें अदब है, सकाफ़त है, मौजूदोड़ों की सकाफ़त थी, हड़प्पा की सकाफ़त थी, लोग फोक टेल्स होती थी, माएँ कहानियाँ सुनाती थी, कथारसिस किसी न किसी सूरत में पीएनसीए में जैसे होता है जी, लेकिन थोड़ा सा हम मयार बेहतर करें ना। जी, जी। अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो सख्त ज़रूरत है आपकी इमोशनल लर्निंग की, आपकी ग्रूमिंग की और अदब और सकाफ़त को प्रमोट करने की। तो इसी पैराए में हमने एक छोटी सी काविश की है। आपकी भी बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ भी लाई हैं, आपने एक अच्छी राय भी रखी। और ये मेरा ख़्याल है कि एक सहाफ़ी का जो सिर्फ़ सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं है, सकाफ़त के साथ भी है। पाकिस्तान के सारे जी, मौज़ूआत जी, से है। बिल्कुल ऐसा ही है। नज़रिया भी होता है, मैं ये नहीं समझती कि हमारा नज़रिया नहीं है एक नज़रिया, चूँकि पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं तो हम बिल्कुल बेखबर नहीं हो सकते, लेकिन बिल्कुल। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। जी, मयार कल्चर जो रहना चाहिए। है और सकाफ़त जो है वो इसी तरीके से ही प्रमोट हो सकता है कि आप उसकी एक नैरेटिव बिल्डिंग आप बनाते हैं, आप अपने कौमों को प्रमोट करते हैं और आपकी शिनाख्त है, आपका कल्चर, आपकी सकाफ़त, आपका शिनाख्त है। आप देखें कि पहले जो बलूचिस्तान सिंध का हिस्सा होता था उस वक्त दो ही तहज़ीबें होती थी, मौजूदोड़ों की होती थी, हड़प्पा की होती थी। उस वक्त जो था वो कल्चर डिफरेंस था। अभी जो कल्चर में इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा हो गई, जैसे ग्लोबल गवर्नेंस ज़्यादा होती गई, वहाँ कल्चर भी डिफरेंस होता गया, ज़बानें भी डिफरेंट होती गई। बहरहाल और अपने कल्चर और ज़ुबान कल्चर, की हिफाजत जी, करना, उनको बिल्कुल, प्रमोट करना, बिल्कुल, आप दूसरे कल्चर को भी बुरा ना कहें, बिल्कुल, उनका बिल्कुल, भी पार्ट, वो भी ज़ुबानें सीखें, बिल्कुल, लेकिन अपने कल्चर को और अपनी रसूमात को, अपने आर्ट को, अपने फ़न को ज़िंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और लेकिन इसमें हम कोई मयार तासुब पसंदी नहीं होनी हाँ। चाहिए, मेरा ख्याल है। लेकिन इसको प्रमोट करना सबका हक है। अच्छा फ़ारूक साहब, मयार पे जब हम जाते हैं, जैसे आपने कहा कि जब एक ज़माने में गंडासा वाली फिल्में थी तो वो हिट ही वही होती थी, क्या करें, मतलब पसंद ही वही करते थे। रेटिंग का भी प्रोग्राम हमारे शोज़ में भी चक्कर चलता रहता, तो लोग अपने मयार को देखने की बजाय अब ये मसलन मीरा पे जितना स्ट्रेस था कि फ़िल्म कामयाब हो, ये भी एक दबाव पड़ जाता है ना। और भी मूवीज़ आ रही हैं तो कहीं नाम ऐसा है, क्या लोग इसको देखेंगे, या तो ये दबाव भी आता है। मयार का इस दबाव से हट के ख्याल रखना चाहिए जी। स्टोरी अच्छी दें, प्रोडक्शन अच्छी दें, शोज अच्छे करें। सबसे पहले ये है कि हमारा जो मीडिया का एक रोल था फिल्म के बारे में, ड्रामे के बारे में, बड़ा एक तनकीद होनी भी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि वो इस हद तक वो चले जाते हैं कि वो एक फ़नकार को डैमेज करते हैं, उसको स्कैंडलाइज करते हैं, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को उछालते हैं। अच्छा, मीरा के साथ ये किया गया। अच्छा, उसको मुझे उसका बड़ा अफसोस अच्छा, है। उसको एक फनकार है, वो एक फेस है पाकिस्तान का, आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी को क्यों, आप उनकी प्रोफेशनल काम को देखें, आप उसका देखें, अब वो कितनी बड़ी अदाकारा है या अदाकार। तो फोर्थ पिलर जो हम क्यों मैदान में आए और हमने इसको पहले अमेरिका में प्रमोट किया, आप इसके अगराज़ों का मकसद बताएं कि ये मैं बताता हूँ। तो फिर हमने कनाडा में प्रमोट किया। असल मकसद ये था कि मीडिया को रियलाइज़ कराना कि मीडिया को फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। बाहर की दुनिया के सामने आप खुद मीम्स बना के भेज रहे हैं। आप फनकार को इनकरेज करेंगे, आप उस टीम को आप अप्रेज करेंगे, तो ये एक बहुत सारे लोग इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ। तो ये तो हमारा जो बेसिक रोल जो है वो ये है कि एक पॉजिटिव, हमने ये जो कल प्रोग्राम किया उसमें हमने सारे मीडिया को बुलाया और उस मीडिया को दिखाया कि ये फनकार है,
ये एक इनके माइंड में क्या है और ये किस तरह एक्ट करते हैं, और हमने उनको एक और जर्नलिस्ट ने एक चीज़ मैं भी कहूँगी जी। कि हम इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत के सहाफ़ी वहाँ जमा थे, प्रेस क्लब था। आपने देखा कि जो बाज़ यूट्यूबर्स अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए मीरा के साथ सलूक ऐसा कर जाते हैं कि वो बेचारी कह रही है कि ये वाला रिकॉर्ड में नहीं, डिलीट कर दें, तो वो नहीं करते उसी को या उसके तलफ़्फ़ुज़ और लहजे का जिसकी कतन ज़रूरत नहीं है। कितना डिसेंट बिहेव किया हमारे मीडिया ने, बहुत ज़्यादा जी। ये हमारे पहला मीडिया को मैं कहती हूँ पिंडी इस्लामाबाद के फ़र्द आपकी जी, वसातत से पिंडी इस्लामाबाद के जितने हमारे सहाफ़ी हैं मैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि जिस अंदाज़ में उन्होंने सवाल जवाब किए वो एक सही नज़र आता था, डिसेंट मीडिया। वो एक मॉडल सेट कर दिया उन्होंने। मैं कहता हूँ कि ये ऐसे। बिल्कुल, मैं भी उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इवन के प्रेसिडेंट प्रेस क्लब वहाँ मौजूद थे और जर्नलिस्ट ने सवाल भी किए और बड़े अच्छे सवाल किए। और जब आप अच्छे सवाल करेंगे तो फिर आपने देखा कि मीरा ने खुल के पहली दफ़ा बात की। हाँ। उसने किसी भी फोरम पे इतनी खुल के बात नहीं की। हाँ, नहीं, और आराम जितनी, से और अच्छी she बातें was feeling, करती थी। Yes। और वो एक फ्रेंडली माहौल हाँ। था और एक और फिर डिप्रेस एक दबाव में नहीं आई ना जी, भी। वो बिल्कुल दबाव में नहीं आई क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि फोर्थ पिलर यहाँ तो है ये देना और चाहिए हमारी एक अच्छी हाँ। ट्रेंड जो हमारी ये रवैये भी फारूक साहब बहुत ज़रूरी हैं। जी। अभी आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर हम अपने फ़नकारों की खुद मीम्स ना बनाएं और उनकी वो वाली चीज़ें ना वायरल करें कि जो तासर ख़राब करती जी, हैं, बिल्कुल। और हम अपने लोगों को अपनी फ़िल्म की, अपनी सकाफ़त की प्रमोशन के लिए मीडिया भी किरदार अदा बिल्कुल करे, अदा करें। तो इन्वेस्टमेंट करने पे लोग तैयार हैं। ये है बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। मैं ज़ाती तौर पे जाता हूँ, जब हम कनाडा गए तो वहाँ 4-5 लोग वो प्रोड्यूसर सलमान साहब से बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारा पैसा लगाएं, और मेरा ख्याल है कि कनाडा से, अमेरिका से बहुत सारे लोग वो इंडस्ट्री में आएंगे और ये मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि यहाँ एक ऐसा मीडिया भी है जो वो इंडोर्स करता है। वो हम सब मिसाल हैं हाँ जी, उसकी। बिल्कुल। और ये बड़ी इनकरेजमेंट हुई है कल की ना, तो हाँ। इनकरेजमेंट होगी। और आज आप हमारे और रोज एक न्यूज़ पर बैठे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। फरज भी और आप भी। तो आप इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेंगे, लोगों को शौक होगा। ये नहीं कि जिस तरह पहले ज़मींदार आते थे वो सब कुछ लुटा के वो बाद में उन्हीं के दरबान होके बैठ जाते थे, ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए। अब इसमें जिद्दत आई है, एक इक्विपमेंट आया है, और वो इक्विपमेंट आया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आया है, और एडिटिंग टूल्स आए हैं। अब ये अच्छा, फारूक मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम मीडिया के हवाले से कई कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस करवाए, उसका कोई लिखा होगा, आप लोगों ने उस पर होमवर्क किया होगा, और फिर यूनिवर्सिटियों में गए और फिर ट्रेनिंग सेशन किए दादू में, सिंध में, और फिर आपने देखा कि उनका कोई एनालिसिस किया कि ये किस हद तक बेहतर हुए हैं, तो 10% बेहतर भी हुए। तो आप फोर्थ पिलर में इनके इतना, ये काफ़ी बड़ा और सीरियस मकसद है। अब हम जब बात करते हैं ना तो बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना, ये भी करेंगे। प्रैक्टिकली लेके आना बड़ा मुश्किल होता है कि नज़र आए। जैसे कल अगर आपने, हमें नज़र आ गया कि आपने अच्छी तकरीर, इन्होंने कहा हमने ट्रेनिंग सेशन यूनिवर्सिटियों में किए, आप फोर्थ पिलर को किस अंदाज में देखते हैं कि इतने बड़े मकासद को कैसे लेके चलेंगे? ये तो फिर जैसे आप सकाफत की बात कर रही हैं, तो हमारी एक आपके फोर्थ पिलर की बात कर रहे हैं। जी, सकाफत से ही फोर्थ पिलर जुड़ा हुआ है। तो अदब पहले भी आपने शामिल करें, मेरी सकाफत तो की ये बात की, दरख्वास्त है। तो अदब मैं को भी इतना ही जी, प्रमोशन अदब दें। को प्रमोट और सकाफत को प्रमोट भी हमने ऐसे ही करना है कि जो हमारा एक निशान है अजरक, अजरक का मतलब ये है कि ईंट से ईंट जुड़ी हुई है। इसी तरह फोर्थ पिलर सिंध ईंट का के साथ, कल्चर है। जी, सिंध का कल्चर है, हमारा सराइकी बेल्ट का कल्चर है। तो ये एक तहजीब को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ लेकिन पिलर आपने तो सब तहजीबें लेनी है ना? जी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ। तो इसी तरह जो है वो पंजाब का कल्चर है, पश्तून कल्चर पग है, है। तमाम कल्चर जो हैं, बल्कि कायदे आज़म ने ये सब तमाम कल्चर पास किए थे। तो आप देखें परेड वाले दिन जो है 23 मार्च को तमाम कल्चर शो होते हैं। तो इसी तरीके से हमने फोर्थ पिलर को भी इसी तरह सेट किया है। प्रैक्टिकली चीजें कैसे लाएंगे? आइंदा को प्लान किया हुआ है, फारूक मिर्ज़ा साहब आए हुए हैं, प्रैक्टिकली इनसे मिलके हम चाहते हैं हमारे मुल्क में ये चीजें ईंट के बेहतर साथ ईंट जोड़ने का मकसद, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो यही है कि हमने कोशिश की है
फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने और के तमाम चैप्टर्स को जोड़ा जाए और वहाँ पे जो कल्चर की और प्रमोशन के साथ साथ हम एजुकेशन, कोड ऑफ एथिक्स, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप भी करें। और एक जो चीज़ में सबसे अहम हमारा जो अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है और इंशाल्लाह वो कंप्लीट भी होगा, वो एक यूनिवर्सिटी बनाने का है। यूनिवर्सिटी, फोर्थ पिलर यूनिवर्सिटी जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, उसमें एक आईटी सेक्शन, क्योंकि आगे एआई का दौर है, और इसके साथ इकडीमिया में जो हम चाहते हैं, जैसे आप जैसे एक्सपीरियंसेस एंकर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, अदाकार हैं, वो आगे एजुकेट करें, वो प्रैक्टिकल तालीम दें। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ कि जी, मतलब आप फोर्थ पिलर के कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ लोगों को हम उनके काम की एप्रिसिएशन की करने की वजह से यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, जी, लेकिन फिर जब वो नज़र नहीं आता ना, नहीं करे तो दुख होता है। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को देखा, आप इस मुल्क में जो हमारी इकोनॉमी के भी कई मसाइल हैं, उसमें जब आप ये ताउन करके चीज़ों को आगे लेके आओगे तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। फ़ारूक मिर्ज़ा, हमारे यहाँ इकोनॉमिकली भी हमने देखा कि पूरी दुनिया ही स्ट्रेस में, इवन अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर स्ट्रेस में आ गया ट्रम्प की, अब ट्रम्प के बारे में मैं क्या कहूँ, वो क्या कुछ करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमिकली जो हमारे सब पे आया हुआ स्ट्रेस ओवरऑल दुनिया में, तो ये जाके आप ट्रम्प को कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल के मैसेज देगी कि ये जंगों का जो आप आए थे, तो आपने कहा था कि मैं अमन की खातिर आया हूँ और जंगें ख़त्म कराने आया हूँ, और वो पंजाबी में कहते हैं ना, सज्जी मार के खब्बी करना, तो वो उन्होंने शुरू और कर दिया, और ईरान पर अटैक और गज़ा पर पहले ही चल रहा था। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल मिला के इनको इन चीज़ों से रोकने के लिए सामने आके कोशिशें मुसलसल करते हैं, आपके पास न्यूज़पेपर भी है। जी, इसके दो पार्ट हैं इसके जवाब के। पहला पार्ट ये है कि फोर्थ पिलर का ये एजाज़ है कि हमने बायलैटरल रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि हमने ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट की। हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है। हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारा एमओयू है। इसी तरह हमारा इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एमओयू है। अब अमेरिका में आप अब क्या हम इनके तीनों के ये तीनों बॉडीज़ जिसका मैंने जिक्र किया है, उनके हम न्यूयॉर्क में बिज़नेस नेटवर्किंग डिनर हम कर चुके हैं। उसमें हमने ये किया कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, हमने डायरेक्ट इन्वेस्टर जो प्रोडक्शन में हैं, मुख्तलिफ मिल्स हैं, जिस तरह टावल मैन्युफैक्चरिंग है, फैब्रिक, इसी तरह पाकिस्तान में बहुत छोटे-छोटे अच्छी थी हैंडमेड। ये अच्छा, स्मॉल इंडस्ट्री और होजरी, और इसमें बड़ा क्या अच्छा था, खत्म हुआ। उसमें क्या हुआ हम्म, कि अब एक ऐसा 300-400 वुमेन और जो लोग हैं न्यू स्टार्टर, वो पाकिस्तान से छोटे छोटे प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट तक आ गए हैं हमारे अच्छा। इसी प्लेटफॉर्म से। ग्रेट। अभी हम तो आप हेल्प किस तरह करते हो? ट्रेनिंग जी, सेशंस, हम इस तरह कोई help- आइडिया जी, देते हो? हम इस तरह करते हैं कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन और वुमेन हैं, हम उनको लिस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ जो सेलर हैं, तो बायर और सेलर को हम आपस में जोड़ देते हैं थ्रू दिस मीडियम। जिस तरह इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर के साथ अभी 20 के करीब ख़वातीन जुड़ी हैं, इसी तरह फैसलाबाद चैम्बर के साथ लोग वहाँ उनको- के जी, अमेरिका के जी अमेरिका में वो बायर हैं और ये सेलर हैं। इससे ये हुआ कि एक मॉडल हमारे प्लेटफॉर्म से बन गया कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, हम ना सिर्फ उनको फैसिलिटेट करेंगे बल्कि हम वहाँ अमेरिका के अंदर जो ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस करके, अभी हम एक वर्ल्ड फेयर लगाते हैं यहाँ, उसमें पाकिस्तान, मैं उसका JV बिज़ का मैं साउथ एशिया का गुडविल एम्बेसडर हूँ। ये तीसरी जो है पाकिस्तान पवेलियन लगेगा उधर। तो वहाँ जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें भी हम इन बिजनेसमैन को इनको फैसिलिटेट करते अच्छा हैं। फारूक साहब, अपना कि मैं 2 दफ़ा मुझे जाने का इत्तेफाक, ह्यूस्टन भी मैं गई उनकी दावत पे, वो भी ये एक्टिविटी एक उनकी काबिल मिसाल ज़रूर है कि वो 2-3 दिन जो करते हैं, तो उसमें यहाँ से सारी फैशन डिज़ाइनर भी गई होती हैं, हमारे मुख्तलिफ हॉल्स में मुशायरे चल रहे हैं, सिंगिंग हो रही है, बाहर फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये एक आइडिया, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटीज़ को जोड़ने का। अभी वो उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं बाबर राव साहब,
हमने अभी जो डालिस में जो उनका एनुअल कन्वेंशन हुआ था, फोर्थ पिलर ने कवर किया था। अभी इसके बाद फिर उनका टेक्सास ह्यूस्टन में, उसमें भी हमने कवर किया। तो बहुत ही बड़ा एक वो इवेंट होता है, पूरे का पूरा कसिनो वो एंगेज हाँ, कर वो लेते मैंने हैं, और उनके उसमें कल्चरल और सब उसमें बहुत बड़ी हर एक्टिविटी, किस्म की, तो ये पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ वहाँ शरीक मौजूद होते हैं। होते अभी मैंने आपसे पूछा था कि हम जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ की कम्युनिटी बड़ी एक्टिव होती है, उनकी तंजीमें बनी हुई हैं। वो इवन अमेरिका में गज़ा के लिए पब्लिक निकली, हमने उसे अप्रिशिएट किया कि अमेरिकन लोग, अवाम जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। इसी तरह जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आपस में मुत्तहिद, जैसे हिंदू में हमने देखा, बांग्लादेशियों में लास्ट जो मैं ट्रिप अमेरिका में किया तो वहाँ मैंने देखा कि क्वींस के इलाके में बांग्लादेशी मुझे बहुत नज़र आए और वो बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानियों में उतना इत्तेफाक नहीं है, थोड़ी सी लेग पुलिंग भी रहती है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा था। तो ये वाला चीज़ को अब आप ज़ाहिर है दुनिया भर की सियासत और मसाइल से आप आंखें बंद तो नहीं कर सकते ना कि जो मर्ज़ी होता रहे, हम अपना काम करेंगे। आप एक जीते जागते इंसान है, आपका एक नज़रिया, एक सोच है, दर्द भी महसूस होता है। तो क्या कम्युनिटी सारी आप लोग मिल मिला के, दबाव आता है ना प्रेसिडेंट पर जब निकल के कम्युनिटी कोई करारदाद पास करती है, कोई स्टेटमेंट देती है कि जी 200 लोगों ने कहा जंग बंदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान ऐसे नहीं हैं, ऐसा वाला काम करते हैं कोई? देखें, हमारी जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है वो इसमें इतनी ज़्यादा पैशनेट नहीं है। अभी ये वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में उनकी जो एक ही वजह है वो है इमिग्रेशन। अच्छा, वो जो वो रिलेक्टेड रहते हैं, वो इतने ज़्यादा जिस तरह रोड्स पे आके एहतजाज करना, वो एक हॉल में बैठ के अगर ग्रुप में क्या है कि एक स्टेटमेंट दें तो इस पर भी पाबंदी नहीं। वो हमारे इवन के जो उलमा कराम हैं डरते हैं, वो भी डरते हैं। तो वो लोग, वो जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो मैनेज्ड हैं। हाँ। ये जो लोग निकल रहे हैं ना, ये लोकल अमेरिकन्स हैं, और वो मुसलमान जो खलीजी ममालिक के वो निकलते हैं, लेकिन बाकी जो हमारा साउथ एशियन वो बिल्कुल थोड़ा दबाव में रहते हैं, थोड़े से दबाव में रहते हैं जी, बिल्कुल। उन्हें अपने भी प्रॉब्लम्स हैं कि उसके हवाले से क्या किया जाए। तो फरत, अब आप बताएं कि हमारे यहाँ जो सहाफ़ी का एक रोल है तो उसमें वो इन अदब और सकाफ़त, हमारा मसलन प्रेस क्लब है तो वहाँ कुछ मुख्तलिफ़ तंजीमें तो करती हैं, लेकिन ये सारे मौज़ूआत एजुकेशन, अदब, सकाफ़त, इनका सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक़ देखती हैं आप, या नहीं होना चाहिए, बस हम वहाँ खड़े हों, जो भी हो करें और साइड पे हो जाए? थोड़ा बढ़ाया जा सकता है इन चीज़ों को, कोई आइडियाज़ देती हैं आप? जी बिल्कुल। आपने प्रेस क्लब की बात की तो प्रेस क्लब में एक वक्त में ज़ियाउद्दीन साहब जो हैं वो एक लिटरेरी मीटिंग रखते होते थे, जो उनकी डेथ के बाद ज़ियाउद्दीन साहब खुद क्या है? ज़ियाउद्दीन साहब जो जर्नलिस्ट थे, और देखिए यहाँ ही गड़बड़, ज़ियाउद्दीन साहब बहुत नफीस इंसान होंगे, हम उनकी बेइंतहा इज्जत करते हैं जी। फरत, हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है, फारूक मिर्ज़ा साहब बाहर रहते हैं ना, ये इस बात को समझेंगे कि जो जिस काम का बंदा है ना उसको वहाँ नहीं आने दिया जाता, ऐसे ही, और जिसका ताल्लुक ही नहीं है। देखिए वो हो सकता है किसी और चीज़ के बहुत माहिर है, मैं तो जानती ही नहीं, मेरा पर्सनल कोई ग्रज भी नहीं है। अब अगर कमेटी बनती है तो जो अदब की कमेटी है वो अदब की एक बड़ी शख्सियत हो, जो एक इकोनॉमी पर काम कर रहा है वो, तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, जिस तरह आप हमारे हर बंदा गलत है, आप जरा गौर कह रही हैं, लेकिन जितना जैसे आप मल्टी डायमेंशनल हैं, ज़ियाउद्दीन साहब का भी एक बड़ा नाम है, डॉन के, वो बहुत बड़े राइटर थे मरहूम, लेकिन अब अदब में मैं शेर और अदब, अफसाना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। जब अदब कोई करेगा तो यही ताल्लुक बनेगा ना, नॉवल, फिक्शन, अफसाना, शायरी, ये तो आपने नाम ले दिया, वरना मैं अदब पे आती ना। लोगों को पता है कि मैं तनकीद करती हूँ कि जी माफिया, देखिए कोई भी इदारा माफिया कब से नहीं है। हम आप जो तनकीद करती हैं वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो
प्रेस क्लब का जो एक कल्चर है उसमें सियासत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, और मैं ये कह रही हूँ कि वो रहना चाहिए जो बिल्कुल। अब तो मेरा ख्याल है कि वो जो आलमी दिन होते हैं उसमें हमारा ये आज कल्चर डे है, आज सिंधी कल्चर डे है, सराइकी कल्चर डे, पंजाबी कल्चर डे है, बस वो डेज तक महदूद हो गया। पश्तो कल्चर डे, बस प्रेस क्लब उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लेता है। नहीं तो हम लोगों को सबको चाहिए कि हम मिलके कल्चर कमेटी होती है और उसके आइन में भी है, तो लेकिन वो उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन मुझे नजर नहीं आता। बात ये है कि हो सकता है प्रेस क्लब के कुछ लोग सुन भी रहे हो ये शो, तो असल बात ये है कि आपने लिटरेरी कमेटी बनाई, कल्चरल कमेटी बनाई, क्या प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बैठ के उसकी मीटिंग्स करके 10-10 लोगों को शामिल करें, वो खुले यहाँ बहुत सारी तकरीबात हों। तो एक जो हम स्टक हुए हैं ना कंट्री में, हम लोग फारूक साहब बड़ी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हम ना खुद काम करते हैं ना किसी को स्पेस देते जी हैं। बिल्कुल। और बढ़ने भी नहीं, मसलन आप मैदान देंगे तो घोड़ा कोई दौड़ाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो जरा सा टैलेंटेड देखेंगे तो उसको तो दबा देंगे, और जो सिफारिशी कोई होगा उसको लगा देंगे। तो वो असल नुकसान ये होता है कि इदारा या प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है। अच्छा मैम, इसमें प्रोग्रेस नजर नहीं इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे ग्लोबल गवर्नेंस बाहर देखा ना कितना ग्लोबल गवर्नेंस जिस तरह हो रही है, और एक सहाफ़ी का जो रोल है वो बियॉन्ड टू बाउंड्रीज है, और ये बड़ा संजीदा काम है सकाफत और अदब का। एक नैरेटिव बिल्डिंग है जिससे हम अपने नेशनल इंटरनेशनल अपने कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्या कहेंगे जो मैंने आपकी वो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाहर नहीं है ऐसा, बांग्लादेश इसमें इसलिए तरक्की कर गया, स्पेस देते हैं, सीनियर है वो साइड पे हो गया, उसने नौजवानों को। प्रेस क्लब को ये चाहिए जो आप, मैं तय करूंगी इस बात की। कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रेस क्लब एक सहाफियों की एंटरटेनमेंट के लिए और जगह भी है सोचने की, समझने, मुकालमा साफी जो है अपने मसाइल डिस्कस करें। लेकिन प्रेस क्लब कभी सियासी सरगर्मियों के लिए नहीं इस्तेमाल होते, किसी कॉरपोरेट इंटरेस्ट के लिए नहीं। या आप साफ़ी बैरूनी मुल्क से आप पैसे नहीं ले सकते, मुख्तलिफ आप जब इन कामों में पड़ेंगे तो फिर वो अदब भी नहीं रहेगा, ना वो फ़नून लतीफ़ा रहेगा, ना ही वो कौमी सोच रहेगी। आप फिर अच्छा फारूक साहब, आपने एक बात की, मैं अच्छी बात को जाने नहीं देती थी कि प्रेस क्लब प्रेस के लोगों के लिए होना चाहिए जी, प्रेस सहाफ़ियों के बैठने की जगह होनी चाहिए, और वो उनके मसले सुने जाएं, फ्यूचर प्लानिंग की जाए या कोई प्रोग्राम किए जाएं। यहाँ सहाफ़ियों के लिए नहीं है, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जी बिल्कुल ज़्यादा है। वो इसलिए एक तो ये है कि अगर आप थोड़ा सा सर्च कर लें, मेरा ख्याल 20वीं पटिशन जो हैं वो अदालतों में हैं। मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस्लामाबाद प्रेस क्लब की नहीं बात करता, उसमें प्रेस क्लब के मेंबरान ही अदालतों में जाते हैं कि ये लिस्ट जो है ये जाली है, ये लोग साफ़ी नहीं है। उसमें है भी। हाँ जी बिल्कुल, और अदालतों में उसमें मौजूद भी है, और खुद ही ये काम भी मौजूद है। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। अब एक ग्रुप उठता है फॉरेन जो नेटवर्क हैं जो पाकिस्तान के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं, या वो एक एंटी माइंडसेट है, उसको उठा लेते हैं। अच्छा, उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्रेस क्लबों और उनकी जाली तंजीमों के ज़रिए हो रहे हैं। और फिर वो क्या करते हैं, कुछ तंजीमें वो हमारे इसी एंटी पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मिलके वो पाकिस्तान के अंदर वाइट पेपर जारी कर रही हैं। और ये इतना ख़तरनाक अमल है, ये हमारे साफ़ियों को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। उनको प्रोफेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। उनको साफ़ियों को इकट्ठा करके उनके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अभी हमारी, अब आप देखें ना, दुरुस्त बात कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को इकट्ठा करके नहीं, देखें हुकूमतें, बाहर के लोगों को इकट्ठा करके सारा काम, हुकूमतों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है ना, लॉज भी बनाए हैं। क्या साफ़ियों ने अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई है? अब एक ही अमल हम देखते हैं कि एक ग्रुप उठता है, वो वहाँ से निकलता है प्रेस क्लब से और वो रेड जोन पे आ जाता है, और जब उनको कोई बंदा हलाशेरी देता है तो वो चुपके से उठ के भी चला जाता है। ये तो ये जर्नलिज्म का। अच्छा, वो फिर उनका अपना एहतजाज नहीं है, वो उनका किसी के लिए एहतजाज होता है और कोई और तीसरी पार्टी उनको उठाती है। तो ये जर्नलिज्म जो है ये एक मुकद्दस पेशा है, इसका एक मयार इसका एक मयार होना चाहिए, साफ़ी का एक वकार होना चाहिए। अभी तक प्रेस क्लब अपना वो किरदार वज़ा नहीं कर सके, हमारे यहाँ के तमाम प्रेस क्लब, कि जो प्रेस क्लब का जो आप बता रहे हैं कि सहाफ़ियों की आमाजगा
सहाफ़ियों की पॉलिसी, सहाफ़ियों के साथ मीटिंग्स, सहाफ़ियों का एक लाहेअमल एजेंडा, वहाँ सहाफ़ी और फिर वो भी है कि मेंबरान भी बाज़ ऐसे शामिल कर लिए जाते हैं। मसलन मुझे अगर वोट चाहिए और मुझे 10-12 साल के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहना है, तो मैं अपने 50 मेंबर जाली भी डालूंगी, उनसे कहूँगी एक एक आर्टिकल लिखें, एक एक खबर दे दें, वो अपना जत्था ले आएंगे कि ये देखें हमने एक खबर लिखी थी, 2 आर्टिकल थे, और वो मेंबर बन जाते हैं। उसमें प्रेस क्लब का मयार नहीं है मेरे मुफादात। अब आप मुझे ये बताएं कि प्रेस क्लब का ज़मीनों और प्लाटों से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक। अच्छा, अब मैं ऐसे बहुत सारी ख़वातीन को जानता हूँ, बहुत सारे मैं मेंबरान को जानता हूँ जो बेचारे उस प्लाट के चक्कर में कि उनको प्लाट मिलने वाला है वो रुल गए, और फिर क्या है कि उनके नाम आगे चले गए। इसी तरह जो हेल्थ इंश्योरेंस थी उसके अंदर भी बहुत सारे साफ़ी हैं, वो बेचारे वो हमसे रब्ता करते हैं कि जनाब वो हमारा कुछ कर दें। बहुत सारे साफ़ी, बुज़ुर्ग साफ़ी जो हैं वो बीमार हुए और उनका वाली वारिस कोई ना हुआ। अभी रिसेंटली हमने एक बुज़ुर्ग साफ़ी हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो बेचारे उनकी तबीयत ख़राब है, उनके गुर्दों में प्रॉब्लम है, तो वो प्रेस क्लब उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, और कोई बंदा उसकी सारी ज़िंदगी उन्होंने, तो हमें एक अगर जब हमारी तंजीम होगी, हमारा एक किसी चीज़ पे बिलीव होगा, प्रोफेशनलिज्म पे, तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। सहाफ़ी की क्या होती है, एक अना होती है, और सहाफ़ी का एक वक़ार होता है। एक वो हमेशा कोई सहाफ़ी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो माइंड सेट का हिस्सा, तो वो पैसे और लिफाफे वो उन चीज़ों में तो नहीं होता, इंटायरली जो है ना, वो एक बिल्कुल बायस नहीं होता, वो प्रोफेशनल होता है, वो कौमी वक़ार को सामने रखना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। आपके ममदान जब आए थे ना न्यूयॉर्क में, जी, यही नाम है ना उनका? जी बिल्कुल, ममदान। तो लोग क्यों खुश हुए सारे मुल्कों के? देखें वो एक इसकी वजह क्या थी? हम भी खुश हुए थे। वो न्यूयॉर्क जो है ना, बेसिकली पहले इससे पहले जो मेयर थे एरिक एडम, उन पे बहुत सीरियस एलिगेशंस थी, उन्होंने काफ़ी सारा करप्शन की, और फिर ट्रंप ने उनको रेफ्यूज किया। जब ट्रंप इन्वॉल्व हुए, फिर ट्रंप एक सीरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, फिर वो हमले, और फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोकल इमिग्रेशन लॉज सख्त कर दिए, लोगों को पकड़ना दकड़ना शुरू कर दिया। तो ये ममदानी जो था ये उनके सामने खड़ा हो गया, और वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, इमिग्रेंट को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो फिर जो न्यूयॉर्कर है ना, यांकी, वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, वो ये देखते हैं कि ये बात किसके लिए कर रहा है। अभी आप देखें कि उसने फ्री बसें चलाई हुई हैं, अब सारे न्यूयॉर्कर जो हैं वो फ्री सफ़र करते हैं। अच्छा, अभी मैं भी वहाँ जब गई थी तो फ्री नहीं था कुछ? नहीं, अब फ्री है। अब फ्री। फिर वो जो है कि आइस पकड़ती थी, उन्होंने एक असम्बली में एक लॉ पास कर दिया, तो आइस जो है वो किसी को उठा नहीं सकती, उनको कोर्ट से उसके लिए उनको वारंट चाहिए। कुछ ऐसे अवाम के फेवर में कुछ बहुत ही अच्छे इकदाम किए। फिर उसने चैलेंज किया, जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उनमें रेंट कंट्रोल पे उसने बात की। बहुत सारे लोग जो हैं अपने असासे बेच बचा के, वो कोई फ्लोरिडा चला गया, कोई और चला गया, क्योंकि वो बंदा रश वाली सिटी, लोग भी कहते हैं कि रश वाली है, उससे फ्लोरिडा अच्छा है, उससे ह्यूस्टन अच्छा। मुझे खुद न्यूयॉर्क बड़ा पसंद है। बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, ब्रिलियंट है, आउटस्पोकन है, और उसने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी कैंपेन की। तो वो न्यूयॉर्कर उसको बहुत लाइक करते हैं। अभी भी वो तो साइकिल पे जाता है अपने दफ्तर में जाता ये तो जरा बताएं, साइकिल पे जाता है? जी, साइकिल बिल्कुल, वो तो हाईलाइट अपने घर से, बल्कि पैदल वो रोड पे चल रहा होता है, लोगों से बातें करता जाता है। तो वो उसने एक एटीट्यूड उसने लोगों को बताया अवामी सतह पे, तो इसलिए उसकी बहुत रेटिंग है, और जितना यंग क्राउड है उसके साथ है। और वो तो जो ट्रंप से वो अलग ऐसा महसूस हुआ कि दोनों शायद आमने सामने हैं, ये फीलिंग कुछ कम हुई या अभी भी बिल्कुल ये था। उन्होंने कहा कि वो उसको डिपोर्ट करेंगे और उसका सिटीजनशिप का रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ तक भी बातें हुई। लेकिन जब ट्रंप ने देखा कि इसकी पॉपुलैरिटी, ट्रंप की अपनी 400-500 बिल्डिंग जो हैं, वो उसका मरकज़ भी ये न्यूयॉर्क है, वहाँ उनका ट्रंप टावर, वो एक सेंट्रल एवेन्यू पे उनका बहुत बड़ी उनकी प्रॉपर्टी, उसकी भी तो केयर करनी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ही इज़ अ लैंडलॉर्ड। और फिर उन्होंने जब देखा कि एक पॉपुलैरिटी है, वो एक ऐसा लीडर
वाइट हाउस तक पहुंचने वाला है। तो फिर जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री किया। ट्रम्प ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट, वो कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, वो बार्गेन भी करते हैं, बहरहाल उन्होंने मुसलमानों के साथ तो अच्छा तो मुझे हमेशा से जो मैं एतराज़ है वो ज़रूर दोबारा रिकॉर्ड करवाऊंगी। गज़ा में जो हालात किए गए और बच्चों और औरतों के साथ जो जुल्म हुआ, और ईरान में बच्चियों की जेनोसाइड जो शुरू किया गया, उसमें मतलब आपकी जंग है लेकिन उसमें औरतें और बच्चों को भी इस तरह रगड़ना और इतनी शहादतें, मतलब इस बारे में हमारी नज़र में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है, आपके साथ तो हम मिल के बैठे हैं गपशप करें, तो उनके बारे में इसलिए ये गलत है कि ये नहीं होना चाहिए था जंगों में औरतों और बच्चों का। इसका बड़ा सिंपल सा एक इसका रिस्पॉन्स है कि ये मुसलमान कंट्री जो हैं ये कभी इकट्ठे नहीं हुए। ये मुख्तलिफ, अभी आप देखें कि ये बटे हुए थे, 57 इकट्ठे हो रहे हैं आस्ते-आस्ते। और फिर अब वो इनकी हिफाजत जो है वो अमेरिकन कर रहे थे, वहाँ अड्डे थे, और फिर आपने देखा कि लंबा प्लान आपने देखा कि हिफाजत नहीं कर रहे थे। कश्मीर पे कितना जुल्म हुआ। क्या कभी इन खलीजी ममालिक के लोगों ने कभी एहतजाज किया, या कभी इसको सोचा कि एक मुसलमान कंट्री है और उनकी इत्तेफाक नहीं उनका, और उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो आज उन पे ये वक्त आया है, तो फिर अभी उनको ये स्ट्रेटजी बदलनी होगी, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा और उनको ये रियलाइज़ करना होगा कि आप जब तक आपका एक ब्लॉक नहीं है या आपकी एक यूनिफाइड सोच नहीं है, तो फिर इसी तरह तजलील होती रहेगी। ये तो है, और दुनिया डिवाइड करती रहेगी। तो इसीलिए जो उन्होंने किया वो जस्टिफाई वो करते हैं, जो इन्होंने किया ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी आपसे बात करेंगे कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर करें। वहाँ बैठ के अमेरिका में आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में ये 3-4 चीज़ें हमें बेहतर करनी है मिलजुल के, या इस पर बात करनी है या डिस्कशंस होनी है, उस पर बात करेंगे। जो हमने बात शुरू की थी फ़रद कि अब ईद पर मूवीज़ का ट्रेंड आता है और फैमिलीज़ जाती हैं, बड़ी अच्छी बात है और जाना चाहिए। और अभी आपने देखी कोई ऐसी ईद गुजारी किस तरह की, मतलब मैं हूँ ना, मुझे जब तक कहानी ना हो, और लोग तो कहते हैं ना, मतलब उछल कूद और जो जैसे इन्होंने गंडासे वगैरह का जिक्र कर दिया, या बेहंगम किस्म के डांस, और उससे बेहतर स्टोरी डांस भी हो तो अच्छा हो, जैसे हमारे 70s 80s में बड़ी अच्छी अच्छी, कैसी भुट्टो के दौर के बाद की, और वो मूवीज़ बड़ी अच्छी थी, ड्रामा हमारा बड़ा अच्छा था। आजकल क्या समझती हैं कि ईद पे देखेंगी मूवी, ईद गुजारूंगी मैं ऐसे, तो मूवी तो कौन सी पसंद आती है, चॉइस क्या होती है कि ये होनी चाहिए मूवी? अच्छा, मैं क्योंकि अदब से ताल्लुक़ भी है और मैं हर हफ्ते मूवी देखती हूँ। और अच्छा। जी, क्योंकि छुट्टी वाली जो दिन होता है सैटरडे नाइट को, मैं एक मूवी देख के लाजमी सोती हूँ। कोशिश होती है कि एक इंफॉर्मेटिव या रिसर्च बेस हो। और देखें कि अब जो एक कल्चर आ गया रील्स का, उससे ये हुआ कि जो एक गंडासा कल्चर ने फिल्म का डिक्लाइन किया, एक जो रील्स और छोटे-छोटे जी एक ज़माने में मज़ा जब था ना, मुनव्वर ज़रीफ और नन्ना कमाल का मज़ा, नन्ना की हद तक, अलन और नन्ना भी टीवी पर भी। फिर गंडासा वाले जब आए तो बहुत देर रहे, वो बहुत देर, और लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही नेगेटिव हुआ और एक गैप आ गया, एक अच्छी सी मूवी, बहुत बड़ा गैप भी फिर आया, और बहुत बड़ा गैप, वाकई सही कह रही हैं आप। लेकिन उसमें अब एक रिवाइवल हुआ है, और जो तो कौन सी क्या समझते हैं कि ये साइको मूवी आ रही है, ये सलमान भट्ट साहब की प्रोडक्शन है, तो ये एक अलग से थीम है। अभी हमें उसकी कहानी नहीं ना पता, जरा पहले बताएं ना कि मुझे ये वाली स्टोरी बेस्ड ये मूवीज़ अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे जो है ना वो रिसर्च बेस्ड मूवीज़ देखती हूँ। लोगों का एक रुझान होता है कि कल्चर बेस्ड देखती हैं, रोमांस की देखती हैं, और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव मूवीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आगे जो अब यहाँ जो आएंगी ना, वो इंफॉर्मेटिव और रिसर्च से हटके जो सिनेमा की मूवी है ना, वह या रोमांस होगा, फैमिली मैटर्स होंगे, इस तरह का होगा। एक मैंने वो रिसर्च या वो वाली तो अलग होगी ना, अलग से। लेकिन आगे सिनेमा या जब हम मूवी फिल्म देखते हैं
तो फिल्म का अपना कैसे पुराने में वो क्लब के डांस भी दिखाते थे, मोहम्मद अली को देखें, अदालतों में भी वो कोट यहाँ रख के जा रहे हैं, फिर वहीद मुराद रोमांस की दुनिया का बादशाह बना, चेंज हो गया। शबनम जो है वो बिल्कुल इतना बलका जज्बात थी। अब जाहिर है वक्त तब्दील हुआ, लेकिन वो कहाँ नदीम याद आ गए, अभी भी हैं, अभी भी करते हैं, ड्रामा भी बना रहे हैं, तो वो होनी चाहिए। मेरा मतलब है वो रहना जो चाहिए। पहले था ना, वो एक अगर रोमांस पे मूवी होती थी तो रोमांस पे भी होती थी। अब जो थीम है, जैसे अभी ये साइको का थीम है कि जो आपका दुश्मन आपके दिमाग में रहता है और उस पे ही आप थिंकिंग करते रहते हैं, तो फिर एक सिचुएशन सर्टन आ जाती है कि आप वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। अब जो है वो इस तरह की करंट अफेयर्स के मुताबिक जो मूवीज़ हैं, हालात के मुताबिक हैं, इकॉनमी के मुताबिक हैं, इकॉनमिक डिप्रेशन के मुताबिक है। तो ये हमारे रोज़मर्रा के जैसे मसाइल हैं। पहले प्लॉट्स होते थे ड्रामा के, वो सीक्वेंस में होते थे। कहानी पे भी बड़ा कहानी में बहुत फ़र्क पड़ गया, टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ा, इकॉनमी में फ़र्क पड़ा। तो अल्टीमेटली जैसे स्टेजेस और ख़त्म होते गए, इसी तरीके वो कन्वर्ट हो गई सोशल मीडिया में। अच्छा, एक उसका बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि लोग अब जल्दी जल्दी रील्स को देखते हैं या फिल्म को देखते हैं आधा घंटे से, लेकिन उसका एक बैड इम्पैक्ट ये हुआ कि अब जैसे साल बाद कोई अच्छी फिल्म आ रही है, बहुत कम फिल्में बननी शुरू हो गई, लोगों का जो सिनेमा की तरफ मूव करना था वो भी कम हो गया, मूवमेंट भी। 2-3 इश्यूज आए ना, आप शायद समझते हैं, टाइम फ्रेम लोगों का शॉर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ा सा रिस्की सोच के कारण हालात सबके ऐसे हुए कि लोग पैसा लगाने में भी सोच के लगाते। लेकिन अब लोगों का ट्रेंड फिर एक तरफ आ रहा है और शायर, अदीब, फनकार, जितने भी सहाफ़ी, इनका फ़र्ज़ भी बनता है और वो रोल भी अपना प्ले कर रहे हैं कि वो कल्चर को भी उजागर करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को देखें, इंडिया की इकॉनमी है, वो अपना फोकस रखता है और वो टारगेटेड पाकिस्तान को जी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फोकस हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें दबा के भी रखी है ना, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन हम ना, हमारा फोकस रोमांस की मूवीज़ पर ज़्यादा है और उनका जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करने में ज्यादा है। हमें चाहिए कि हम भी जो हमारा ड्रामा है ना जी, मसलन हम आर्ट की जब बात करते हैं, किसी जमाने में हमारे पीटीवी के ड्रामे इंडिया में क्या, जी लंदन में क्या और अमेरिका में, कनाडा में बहुत देखे जाते थे। अब उन ड्रामों को हमने क्यों बदल दिया, वो कितनी खूबसूरत का। अब एक लड़की आती है, वो इतनी नेगेटिविटी फैलाती है, वो जो हम उस ज़माने में इंडिया के देखा करते थे ना, सास भी कभी बहू थी और लड़ाई और झगड़ा, और वो आंखें निकाल निकाल के गुस्सा कर कर, अब हमारी तबाही फिर ये ड्रामों में। अच्छा, इसमें मैंने एक मरतबा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को एक रिटर्न में भी एक तहरीर दी थी कि पैमरा को भी चाहिए कि ये सेंसर करें ये चीज़ें। हर घर में जो है वो आशिकियाँ मशूकियाँ नहीं चल रही होती, रिश्तों की पहचान भी है। कहानी बहुत बदल गई कि दो लड़के बदल गई। एक लड़की है और एक लड़के की शादी होगी, वो कह रही है नहीं मैं इसका घर तोड़ूंगी, ये हमारा कल्चर नहीं है, मुझे उससे शादी करनी है चाहे घर टूट जाए। आप तो इस तरह की कहानियां अमूमन हमारे है नहीं है, नहीं, तो ये सोचना पड़ेगा कि हम किस कल्चर की नुमाइंदगी। हमें ये जो प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं वो जो थीम उठा के लाते हैं, वो हमारा पाकिस्तान का कल्चर ऐसा नहीं है कि एक खातून है। कहानी बहुत खराब। अब शाम में आप ड्रामा देखें ना, पहले दिल चाहता होता था, और फिर तो आप देखें तो वही है कि ज्यादातर खवातीन का लिखा गया ऐसा किरदार जो पूरे खानदान की तबाही, घर तोड़ रही है, ऐसा कहाँ होता है? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। क्या कहेंगे? मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। अभी पंजाब में पहली दफ़ा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक फ़िल्म के लिए एक फ़ंड रखा है। ये बहुत ही खुशाइंद बात है, लेकिन मेरी ये एक सजेशन होगी आपके प्लेटफॉर्म से कि हुकूमत इस फंड को इसको चैनलाइज कर ले और एक बॉडी ऐसी बनाए जो नए राइटर्स को लाएं, और असल में कंटेंट जो है उसको टाइम हमारा थोड़ा है, आपने इम्पोर्टेंट बात की, को रिव्यू करें। हमारे यहाँ जो हम लोग जिस जगह पे स्टक हुए हैं ना, ये जो आपने कहा ना कि नए लिखारी को लाएं, हम कोई नगमा रिलीज करते हैं तो फिर हम जब इस तरफ जाते हैं ना तो बहुत ही अनट्रेंड बंदा ले आते हैं जो तबाही उस प्रोजेक्ट की भेज देता है। नए से मतलब ये, नए का मतलब ये है कि माफिया जो चंद लोग काबिज हैं उनको हटा के नीचे की सतह पर टैलेंटेड लोग जिनका रास्ता माफिया ने रोका हुआ है वो देखें। ये बल्कि कार्टल है ये। हाँ, तो वो कुछ तो राइटर ये इसलिए भी लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं कि जब उनको इल्हाम होगा तो वो लिखेंगे, और ऐसा भी मार्केट, और वो लोग पैसे दे रहे हैं। पता नहीं कुछ 2 साल का ये काम कहाँ होते हैं, और लोग कुछ 2 साल का इंतजार कर रहे हैं, कुछ 4 साल हो गए।
अब वो लोग लाइन में लगे हैं कि इनको कब इल्हाम होगा और कब इनकी बारी है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ नए में बहुत सारे लोग हमारे आर्ट में, हमारे अदब में, हमारे मुख्तलिफ शोबों में 15-15, 20-20 लोग काबिज हैं और वो 30-30, 35-35 साल से काबिज हैं। जी। उनके बाद वाले बहुत बासलाहियत लोग फंसे हुए हैं कि वो रास्ता नहीं देते। ये कार्टेल और है, हमारी जितनी मिनिस्ट्रियां और इदारे हैं ना, वो फाइल खोल के देखने की जहमत ही नहीं करते। बिल्कुल ही ठीक। वो कॉन्फ्रेंस है, उसी फाइल को दोबारा बुला लेते हैं, उन्हीं लोगों को दोबारा बुला लेते हैं। बिल्कुल। आप इवन आप अपना अमेरिका में अपना का देख लें, मैं तो इत्तेफाक से वहाँ थी तो डॉक्टर एक उनको पता चला तो चलेगी, वरना जो पिछले 10-15 साल 20 से लोग जा रहे हैं वही जा रहे हैं को बहुत बड़ा। तो उन्हें पाकिस्तान का देखे ना कौन लोग जी ये हैं नए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर बिल्कुल गैर मयारी पे नए को लाने के चक्कर में वो किसी की सिफारिश आ जाती है, वो फिर उनको बड़ा स्टेज पर भी बेइज्जत करता है, लिख के भी गलत देता है, नगमे में परफॉर्म भी गलत, और इतनी मीम्स बनती हैं कि गया। तो अगर आप सही बंदा लाएंगे तो ये इंतखाब भी तो दुरुस्त होना चाहिए ना। जी बिल्कुल ये सही भी तो कहा। 14 अगस्त की लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 14 अगस्त का आपका परेड में हम लोग एक में शरीक हुए और मेहंदियाँ शादियाँ भी लगाई और न्यूयॉर्क में ही हुए थे, बड़ा खूबसूरत लगता है। 14 अगस्त की तकरीबात को दोबारा से बेहतर करें और आप लोग हों और यहाँ के बेहतरीन लोगों को मिला के उस परेड को ज़रूर जिंदा रखें। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल। इस दफ़ा इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर और FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनका कुछ तकरीबन मुश्तरका 40 डेलीगेट्स जो बिज़नेस मैन और वुमेन हैं, ये हमारे 9 अगस्त को मेहमान होंगे। ठीक, तो हम इसको लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस। बिल्कुल सही। तो ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान का कल्चर एंड लिटरेचर, पाकिस्तान का एक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर एंड लिटरेचर, तो बिल्कुल। आपकी चीज़ पूरी हो तो जाती ये है। 4th पिलर आपका इंटरेस्ट अपनी जगह पर है, 4th पिलर होस्ट हो। लेकिन ये नाज़रीन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई, ज़रा मुख्तलिफ मौज़ूआत हमारे लिए। फ़ारूक मिर्ज़ा न्यूयॉर्क में होते हैं, 4th पिलर के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, जबकि फ़रद फ़ातिमा यहाँ की प्रेसिडेंट हैं। हमने कल तकरीब देखी तो हमें अच्छा लगा कि ईद पर बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिसमें साइको भी थी और हमारी मुलाकात भी हुई। तो यकीनन हमें इस तरफ भी आना चाहिए और बेहतरी के साथ आना चाहिए, ताकि जहाँ हम फंस गए हैं और जहाँ से आगे सफ़र नहीं जारी हो रहा वहाँ से सफ़र शुरू करें। तो ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। इंशाल्लाह ताला हमें नज़र भी आएगा जो प्रैक्टिकली काम करें, जो इन्होंने बताया कि सहाफ़त के हवाले से ट्रेनिंग सेशंस ये कर रहे हैं और इन्होंने कोई उसका कैरिकुलम कोई निसाब भी बनाया हुआ होगा। तो ये मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आयशा मसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।